नमस्कार। आज हम फार्मा सेक्टर के काफी अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, CDMOs, जी। यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर आसान भाषा में कहें। हाँ, आसान भाषा में ये वो कंपनियां हैं जो आप कह सकते हैं बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए दवाएं बनाने का काम करती हैं, एक तरह से ठेके पर। अच्छा, मतलब जैसे कोई डिजाइनर कपड़े डिजाइन करे और कोई टेलर उन्हें बनाए, वैसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। और इसमें भी ना दो तरह के होते हैं मोटे तौर पर। एक होते हैं इनोवेटर CDMOs। इनोवेटर? हाँ, जो खास नई कॉम्प्लेक्स दवाएं बनाते हैं। इनमें मार्जिन भी काफी अच्छा होता है। और दूसरे होते हैं जेनेरिक वाले, जो मतलब कॉपी बनाते हैं। हाँ, जो जानी मानी दवाओं की कॉपी बनाते हैं। लेकिन आजकल ना ज्यादा फोकस इनोवेटर CDMOs पर है। ठीक है, तो ये पूरी फार्मा की जो वैल्यू चेन है, केमिकल से लेके आखिर दवा तक, उसमें ये कहाँ फिट होते हैं? देखिए, चेन शुरू होती है केमिकल कंपनियों से। वो बनाती हैं की स्टार्टिंग मटेरियल, KSM जिसे कहते हैं। KSM, ठीक है। फिर उससे इंटरमीडिएट बनते हैं, फिर बनता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी दवा का मेन सॉल्ट। अच्छा, वो जो असर करता है। हाँ, वही। और आखिर में बनती है फॉर्म्युलेशन, मतलब तैयार दवा, टैबलेट हो, कैप्सूल, इंजेक्शन। तो CDMOs जो हैं, वो इस चेन में मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालते हैं। API भी बना सकते हैं, फॉर्म्युलेशंस भी। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भरोसा और एग्जिट बैरियर। एग्जिट बैरियर मतलब ये कि अगर कोई बड़ी फार्मा कंपनी किसी CDMO से दवा बनवाती है, हाँ, और फिर उसे दुनिया भर में अलग अलग देशों में रजिस्टर करवाती है, हाँ। तो फिर बाद में मैन्युफैक्चरर बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत पेचीदा काम है। अच्छा। क्यों? क्योंकि हर देश में रेगुलेटरी अप्रूवल फिर से लेना पड़ता है। इसमें 12 से 18 महीने, मतलब 1.5 साल तक लग सकता है। टाइम भी और पैसा भी। हाँ, समझ गया। मतलब एक बार रिश्ता बन गया तो आसानी से छूटता नहीं। तो आज हम इसी इनोवेटर CDMO स्पेस में जो कंपनियां सफल हो रही हैं, उनके मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और जो जानकारी हमने देखी है उसमें एक पैटर्न, एक रणनीति बार बार दिख रही है, कैश काउ से CDMO मॉडल। हाँ, ये काफी कॉमन स्ट्रैटेजी है। कहने का मतलब है कि कंपनियां क्या करती हैं, उनका कोई पुराना जमा हुआ बिजनेस होता है जो लगातार अच्छा मुनाफा दे रहा है। जैसे API या इंटरमीडिएट बनाना। हाँ, बिल्कुल। उसे कहते हैं कैश काउ। तो उस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, जो कैश फ्लो है, उसका इस्तेमाल वो अपने नए CDMO बिजनेस को खड़ा करने में करते हैं। क्योंकि CDMO बिजनेस को जमने में, ग्राहक बनाने में, प्रोजेक्ट्स आने में टाइम लगता है। हाँ, वो भरोसे वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन एक बार ये चल पड़ता है तो इसमें ग्रोथ बहुत तेज आ सकती है, जिसे हॉकी स्टिक ग्रोथ कहते हैं, एकदम से ऊपर। अच्छा, हॉकी स्टिक। हाँ, तो लक्ष्य यही होता है कि CDMO का जो हिस्सा है कंपनी की कुल बिक्री में, वो धीरे धीरे 10-15% से बढ़कर 40-50% तक पहुंच जाए। इंटरेस्टिंग। तो क्या इसकी कुछ उदाहरण है हमारे पास, कंपनियां जो असल में ऐसा कर रही हों? हाँ, बिल्कुल। जैसे आरती फार्मा लैब्स को देखिए। आरती फार्मा लैब्स, हाँ। उनके पास ज़ैंथिन कैफीन का बहुत बड़ा बिजनेस है। भारत के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं वो। अच्छा। और अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। FY26 तक 5,000 से 9,000 टन करने का प्लान है। ये उनका एक कैश काउ हो गया। साथ में API और इंटरमीडिएट्स भी है। तो ये हुआ उनका कैश काउ और CDMO। और इसी कैश फ्लो से वो अपने CDMO बिजनेस को फंड कर रहे हैं, और वो बढ़ भी रहा है। FY22 में करीब 32 करोड़ का था, FY25 तक वो बढ़कर 158 करोड़ का हो गया है। अरे वाह, काफी तेजी से। हाँ, और उनके पास जो मॉलिक्यूल्स या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, वो भी 2 साल में 26 से बढ़कर 60 हो गए हैं। मतलब फ्यूचर ग्रोथ की तैयारी। बिल्कुल। और वो करीब 800 करोड़ का बड़ा कैपेक्स भी कर रहे हैं FY25-26 में। इसमें पूरी नई फैक्ट्री भी शामिल है, अटाली में, ग्रीनफील्ड साइट। तो ये एक अच्छा उदाहरण हुआ। कोई और कंपनी? हाँ, जुबलियन फार्मोवैक को भी देख सकते हैं। उनका मॉडल थोड़ा अलग है। जुबलिन फार्मोवा, इनका नाम भी सुना है, कैसे अलग है? इनके कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स हैं, जैसे रेडियो फार्मा, जो उनकी सेल्स का करीब 47% है। फिर CDMO है स्टेराइल इंजेक्टेबल्स में, वो करीब 18%। और एक CRDMO बिजनेस भी है, करीब 16%। CRDMO, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये सिर्फ बनाते नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट में भी मदद करते हैं। ओके। और इनका ज्यादातर बिजनेस अमेरिका से आता है ना? हाँ, मेजॉरिटी बिजनेस US से है। और इनका जो CDMO इंजेक्टेबल्स वाला बिजनेस है ना, हाँ। वो अमेरिका में जो सप्लाई चेन लोकलाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। लोकलाइजेशन मतलब वहीं बनाना? हाँ, मतलब अमेरिका चाहता है कि दवाएं वहीं बने,
चीन वगैरह पर निर्भरता कम हो, जिसे चीन+1 भी कहते हैं। अच्छा, China+1 ट्रेंड। जी, और साथ में एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है कैटलिंट। उसके अधिग्रहण के बाद सप्लाई में कुछ कमी भी आई है, तो उसका फायदा भी जुबिलेंट को मिल रहा है। तो डिमांड बढ़ रही है इनके लिए। हाँ, और वो स्पोकन अमेरिका में अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें अमेरिकी सरकार से अच्छी खासी ग्रांट भी मिली है। अच्छा, कितनी? करीब 150 से 70 मिलियन डॉलर्स। अरे वाह। तो वो सेल्स में करीब 2300-2400 करोड़ और ईबिटा मार्जिन 25% से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। EBITDA मार्जिन मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले की कमाई। ये कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का अच्छा इंडिकेटर होता है और उनका CRDMO बिजनेस भी रिसर्च पर फोकस करके रेवेन्यू 3 गुना करने का लक्ष्य रख रहा है। तो ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं, China+1, लोकलाइजेशन, ये अब सिर्फ बातें नहीं रही, जमीन पर दिख रहा है असर। हाँ, बिल्कुल, अब ये हकीकत बन रहा है। भारतीय कंपनियों को नए ऑर्डर, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और कंपनियां अब सिर्फ बेसिक दवाओं पर नहीं बल्कि ज्यादा वैल्यू वाले एरियाज पर फोकस कर रही हैं, जैसे बायोलॉजिक्स, पेप्टाइड्स और ADC। ADC ये क्या होता है? एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। ये काफी एडवांस दवाएं होती हैं, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए, जो सीधे टारगेटेड सेल्स पर अटैक करती हैं। बहुत हाई वैल्यू काम है ये। इंटरेस्टिंग। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, क्या ये रास्ता एकदम स्मूथ है या कुछ मुश्किलें, चुनौतियां भी हैं इसमें? मुश्किलें तो हैं, बिल्कुल हैं। देखिए, CDMO बिजनेस में एक चीज समझनी जरूरी है, रेवेन्यू लंपी होता है। लंपी मतलब? गांडदार। हाँ। हाँ, मतलब एक सार नहीं होता, उतार चढ़ाव वाला होता है। ऐसा नहीं है कि हर तिमाही ग्रोथ एक जैसी दिखेगी। अच्छा। हो सकता है किसी तिमाही या साल ग्रोथ धीमी लगे। अच्छा। और फिर अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट कमर्शलाइज हो जाए तो ग्रोथ एकदम तेज हो जाए, जैसे हमने लॉरेस लैब्स या न्यूलैंड लैब्स के केस में भी देखा है। तो मतलब निवेशकों को क्वार्टर टू क्वार्टर नतीजों से ज्यादा लॉन्ग टर्म देखना होगा। बिल्कुल, इसमें धैर्य रखना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में, कमर्शलाइज होने में समय लगता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो आरती फार्मा और जुबिलेंट फार्मा वजह से उदाहरण हमें दिखा रहे हैं कि कैसे कंपनी अपने पुराने स्थिर बिजनेस यानी कैश काउ की मदद से CDMO जैसे नए और तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में अपनी जगह बना रही है। ठीक, हाँ, ये फार्मा सेक्टर में ग्रोथ का एक वाकई आकर्षक रास्ता हो सकता है। लेकिन इसमें जोखिम भी जुड़े हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, जोखिम तो है ही। रेवेन्यू में उतार चढ़ाव एक बड़ा फैक्टर है। फिर US FDA जैसे रेगुलेटर्स का हमेशा एक रेगुलेटरी रिस्क रहता है, कभी भी कोई इंस्पेक्शन में दिक्कत आ सकती है। वो तो है। और चीन से कंपटीशन, खासकर API सेगमेंट में, वो भी एक चुनौती है। इसलिए निवेशकों को इसमें लंबी अवधि का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। और ये जो नई कैपेसिटी बन रही है, जैसे आरती की अटाली साइड या जुबिलेंट की स्पोकन वाली, इनका असर कब तक देखने की उम्मीद है? देखिए, इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने और फिर प्रोडक्शन शुरू होकर मार्केट तक पहुंचने में समय लगता है। तो शायद FY26 का दूसरा हाफ या फिर FY27 इन कंपनियों के लिए काफी अहम हो सकता है, जब ये नई क्षमताएं पूरी तरह काम करना शुरू करेंगी। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बात साफ है कि CDMO स्पेस फार्मा में एक हाई ग्रोथ संभावना वाला एरिया है। अक्सर ये ग्रोथ स्थापित बिजनेस की बुनियाद पर खड़ी की जाती है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस हैं, अपने प्रोजेक्ट साइकिल हैं, और इसीलिए इसमें लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने बात की कि मैन्युफैक्चरर बदलने की ऊंची लागत और लंबी अप्रूवल प्रक्रियाएं, यानी वो एग्जिट बैरियर, मौजूदा बड़ी CDMO कंपनियों के लिए एक मजबूत दीवार खड़ी करती हैं, एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि ये जो स्थापित खिलाड़ी हैं, क्या वो इन बाधाओं का इस्तेमाल करके जो नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, खासकर वो जो China+1 जैसे ट्रेंड्स का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको रोक पाएंगे, या फिर कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ेगा और इनोवेशन को और तेज करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी जानकारी के लिए। शुक्रिया।